हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर एक्सप्लेन सेशन में आज मैं बात करूंगा रीसेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो वर्चुअल समिट हुई है, जो मोदी जी ने अभी 4 मई को उस समिट को ऑनलाइन अटेंड करा है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि रीसेंट जो अभी समिट हुआ है, काइंड ऑफ एन इमरजेंसी समिट है, तो उसकी क्या हाइलाइट्स रही। नॉन अलाइंड मूवमेंट का बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या था, किस तरीके से फाउंड करा गया, हाउ वाज इट स्टार्टेड, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, आज नैम का क्या रेलेवेंस है भी या नहीं भी, और इस प्रेजेंट टाइम में नैम के सामने क्या चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करके नैम को स्ट्रेंथन करा जा सकता है। देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज फार एज प्री एज वेल एज मेन्स इज कंसर्न। प्री में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और मेंस में तो लगभग हर साल यहाँ से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक अच्छा टॉपिक तैयार हो जाएगा। इस सेशन का जो पीडीएफ रहेगा वो मैं हमारे O2IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप O2IAS अकेडमी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी के लिए। तो आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। हम हमारा सेशन शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं, सो दैट जिन लोगों को बेसिक्स मालूम है वो हाइलाइट्स देख के निकल लेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। करंट जो समिट हुआ वो अजरबैजान की प्रेसिडेंसी में हुआ है। तो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं हियाम अलीयेव, उन्होंने इस सेशन को कन्वीन करा। अजरबैजान का लोकेशन देख लीजिए। अजरबैजान एक यूरोपियन कंट्री है। इट इज सिचुएटेड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ, एक तरफ एशिया है, एक तरफ यूरोप है, उनके बीच कैस्पियन सी पे सिचुएटेड एक लैंडलॉक्ड देश है, विच इज बॉर्डर्ड बाय रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड ईरान। दिस इज कैस्पियन सी, एक वाटर बॉडी है। अजरबैजान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है बिकॉज कैस्पियन सी कोई सी नहीं है, एक्चुअली ये लेक है, तो उनको ओशियन का एक्सेस नहीं है। सो हाईलाइट्स में आगे बढ़ते हैं। जो थीम था इस नैम समिट का, जो थीम था करंटली, दैट इज यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। इसीलिए समिट बुलाया गया और यही इसका थीम रखा गया है। एंड 6 साल के कार्यकाल में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी, इस नैम की किसी समिट को अभी अटेंड कर रहे हैं। पहले 2016 में हुई, 2019 में हुई समिट्स, तो इन समिट्स में हम एब्सेंट रहे हैं, इसको अटेंड नहीं करा गया। सो मोदी जी ने इस समिट में क्या कहा, पहली बात की जो अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, इसको सभी मेंबर कंट्रीज ने इक्विटेबल रिस्पांस के साथ हैंडल करना है, नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे, और भारत सॉलिडारिटी के साथ ये काम करेगा, ये श्योरिटी दी। और दूसरा, जैसा वो हर समिट में करते हैं कि 2 और मुद्दों पे, वन इज फेक न्यूज़ और दूसरा टेररिज्म पे पाकिस्तान को थोड़ा स्लैम करके आए इन वर्ड्स। कोई भी समिट एक डिक्लेरेशन के साथ खत्म होता है, तो इस डिक्लेरेशन में दिस पर्टिकुलर समिट कंक्लूडेड कि हम लोग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी के साथ करंट पैंडेमिक सिचुएशन के साथ को हैंडल करेंगे, और दूसरा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो मेंबर कंट्रीज को बताएगा कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं बेसिक मेडिकल और सोशल नीड्स के लिए इस पैंडेमिक के दौरान। नैम डिक्लेरेशन में एक आह्वान किया गया स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि भाई, आप लोगों ने जो यूनिलेटरल कोएर्सिव मेजर्स ले रखे हैं, जस्ट लाइक अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं नैम के मेंबर्स वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान पे, अब ये हालात ठीक नहीं है, तो इन मेजर्स को हटा दीजिए, सैंक्शंस को हटाइए, सो दैट दे कैन रिकवर फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। के अलावा WHO को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं। अमेरिका ने तो उनकी फंडिंग तक फ्रोज कर देने की बात करी है और इनके रोल को पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी क्वेश्चनेबल फॉर्म में देखा जा रहा है। बट नैम ने एक बात क्लियर करी है कि इस सिचुएशन में अगर हम WHO के रोल को हिलाते हैं या WHO को अंडरमाइन करते हैं तो सिचुएशन और ख़राब हो सकता है। तो वी फुली सपोर्टेड द WHO ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर हालात चेंज होते हैं तो कोई ना कोई और स्टेटमेंट आए, बट प्रेजेंटली हम WHO को सपोर्ट कर रहे हैं। नैम फॉर्म करने का जो बेसिक आइडिया था, दैट वाज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। जंग खत्म होने के बाद हम एक और युद्ध में चले गए, दैट वाज द शीत युद्ध, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। जो 2 वर्ल्ड पावर थी, वन वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अनदर वाज USSR, आज का रशिया और इसके अलाइड देश। तो ये दोनों आपस में इनडायरेक्टली लड़ रहे थे एंड दैट वाज कोल्ड वॉर। अब जो छोटे देश हैं, न्यू बॉर्न कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक इंडिया इज, या बहुत सारे जो कॉलोनियलिज्म से इम्पैक्टेड देश थे,
उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल रहेंगे इस ओवरऑल कोल्ड वॉर की सिचुएशन में। ना तो हम यूएसएसआर का साथ देंगे, ना ही हम यूएसए का साथ देंगे। हमारे लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक की तरफ होके वॉर में इंटरवीन करके इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दैट वाज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इसकी एक क्रोनोलॉजी है जो आपको समझ लेनी चाहिए, पेपर में भी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से फॉन्ट करा गया। देखिए, शब्द जो नॉन अलाइनमेंट था ये अपने आप में सब कुछ डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में 1953 में इस टर्म को क्वाइन करा गया। लेटर ऑन जवाहरलाल नेहरू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस टर्म को वाइडली यूज़ करा, आह्वान किया ग्लोब को कि हम लोग इस तरीके का कुछ कर सकते हैं एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़। 1955 में एशिया अफ्रीका बानुडंग कॉन्फ्रेंस करवाई गई इंडोनेशिया सरकार के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या था कि हम लोग अफ्रीका और एशियन नेशंस में इकोनॉमिक और कल्चरल कॉपरेशंस करें और कलोनियलिज्म या नियो कलोनियलिज्म की जैसी प्रैक्टिसेस को अपोज करें। इस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे आगे जाके हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की फाउंडेशन रखी। बेसिक आइडिया यहीं पे इम्प्लांट कर दिया गया था। हमारे सारे लीडर वहाँ पे प्रेजेंट थे एंड एट लास्ट 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया, आज का सर्बिया, यहाँ पे पहली नैम समिट कॉन्फ्रेंस करी जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूगोस्लावियन लीडर जोसेफ ब्रॉस टीटो। और यहाँ पे सर्टेन अदर प्रोमिनेंट लीडर्स वर अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या घाना और इंडोनेशिया के रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट्स। आज नॉन अलाइंड मूवमेंट यूनाइटेड नेशन के बाहर सबसे बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है। लगभग 120 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। कोल्ड वॉर ईरा में वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए नैम का काफी प्रोमिनेंट रोल रहा। और नैम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ न्यूट्रल हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे या किसी दोनों गुटों से बात नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि नैम ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करा किसी मेजर इंपैक्टफुल चेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की जो प्रैक्टिसेस थी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन था, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठाई गई। नैम के द्वारा इसको हाईलाइट करा गया, ग्लोबल लेवल तक लेके जाया गया। देन ग्लोबल डिसआर्मामेंट को लेके बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स का मुद्दा बहुत बार उठा है। डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड बहुत बार इनमें इनिशियल ईयर्स में इन मुद्दों पे बात करी गई है। तो नैम ने अपना रोल बखूबी निभाया है अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज अबाउट पंचशील। पंचशील का नाम वही पंचशील है जो 1956 ऑनवर्ड्स भारत ने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें हमने नारे लगाए थे हिंद चीनी भाई भाई की 5 एग्रीमेंट्स हैं, ये हमारे म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के लिए बने हैं। भारत चाइना के रिलेशन में हालांकि ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका, लेकिन जो नैम बाद में बनाया गया वो इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे काम करता है इवन टुडे। जो 5 प्रिंसिपल्स हैं आपने चाइना के दौरान भी पढ़े होंगे। वन इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए, नॉन एग्रेशन रहेंगे, दोनों लोग लड़ेंगे नहीं फालतू में, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इज एंड देयर, या एक दूसरे के घरेलू मामलों में डोमेस्टिक इश्यूज में दोनों कंट्रीज टांग नहीं अड़ाएंगी, इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो नैम को फर्दर गाइड करते हैं एंड ये पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए थे उस दौरान। अब भारत का जो पोजीशन है नैम में 1970s तक ये पोजीशन बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे, हमने हर जगह पे इसकी आवाज़ उठाई। लेकिन 1970s के बाद कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए, कुछ और चेंजेस आए जिन वजह से भारत और नैम में कुछ दूरियां बढ़ गई और भारत के लिए नैम थोड़ा इररेलेवेंट हो गया। अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नैम जो है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है। अब देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। हम कोई एनालिस्ट नहीं है, हम एस्पायरेंट्स हैं, हमें दोनों तरीके के पॉइंट्स रेडी रखने कैसा क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको रेलेवेंस के अगेंस्ट लिखना है कि नैम का रेलेवेंस नहीं है, तो उसके लिए पॉइंट्स होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको रेलेवेंस है इसलिए लिखना है, तो उस पर पॉइंट्स है। तो भारत के लिए क्यों इसका रेलेवेंस नहीं है और क्यों है, हम दोनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला है नहीं क्यों नहीं है, तो इसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। शाहजी फिर आगे तो देखिए 1970s में क्या होता है कि भारत थोड़ा यूएसएसआर रशिया की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। 1971 के वॉर में हमने देखा यूएसएसआर ने हमें सेव करा बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी को डिप्लॉय करके। तो स्मॉलर नेशंस को एक इस तरीके का कंफ्यूजन होता है कि भारत तो खुद अलाइन हो रहा है यूएसएसआर के साथ, कोल्ड वॉर चल रहा था, अपनी हाइट पे था, तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा रेलेवेंस कम हो गया।
1990s में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इवन लेट 80s में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है और भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है नए वाली, जिसमें अब लोग एलपीजी नॉर्म्स ग्लोबलाइजेशन को ऑप्ट कर लेते हैं। तो इस टाइम यूनिपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर तो रहा नहीं, तो हमारी जो पॉलिसी थी वो यूएस की तरफ इंक्लिनेशन होगी। तो दिस हैज़ क्रिएटेड अ कन्फ्यूजन, और जो छोटी कंट्रीज थे उनके साथ हमारा रेलेवेंस बनना खत्म हो गया नैम में। स्टिल ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जब नैम ने इंडिया को सपोर्ट नहीं करा। 1962 का इंडो चाइना वॉर हुआ, जब फाउंडिंग मेंबर्स घाना और इंडोनेशिया ने प्रो चाइना पोजीशंस ले ली, तो यहाँ पे दे कुड हैव सपोर्टेड अस। 1965-71 का वॉर हुआ था, अगेन इंडोनेशिया इजिप्ट तो उन्होंने प्रो पाकिस्तान स्टैंड्स लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिनके करके भारत के लिए नैम का जो रेलेवेंस था पुराने टाइम में भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर है और भारत उस ग्लोबल ऑर्डर को ऑप्ट करने में लगा हुआ है। तो आज भारत G20 का एक प्रोमिनेंट मेंबर है और हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। देखिए 1970s में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करा जाता है, हम अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिसआर्मामेंट की बात हम कैसे कर सकते हैं जब हम खुद एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? तो थोड़ा इररिलेवेंस यहाँ पे बनता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो ऑपरेशन था ये कहाँ हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसमें हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। देन भारत ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को भी ज्वाइन कर लिया है, विच इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय 4 कंट्रीज अगेंस्ट चाइनाज प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये 4 कंट्रीज ऊपर दिख रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। तो भारत तो अलाइन हो रहा है किसी की तरफ, तो हम लोग नॉन अलाइन वाला फंडा लेके नहीं घूम सकते। हमें न्यू ग्लोबल ऑर्डर को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए एक काम और करा हमने, पहले एक चाइना के अगेंस्ट ग्रुपिंग ज्वाइन करते हैं, फिर चाइना द्वारा लीड करे जाने वाली ग्रुपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से भारत नए ग्लोबल ऑर्डर को ऑप्ट कर रहा है और इस सिनेरियो में नैम का जो रेलेवेंस है वो हमारे लिए नहीं बनता। अब नैम के लिए कुछ और चैलेंजेस भी हैं। नैम अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहता है तो इन चैलेंजेस पे हमें बात करनी होगी। पहला पॉइंट है इसकी बाइपोलरिटी दोबारा आ रही है। हमने देखा 1990 में यूएसएसआर टूट गया तो बाइपोलरिटी खत्म होगी। आज वही बाइपोलरिटी यूएसए और चाइना के बीच आ रही है एंड रशिया और चाइना एक ग्रुप में दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सीरिया में देख लीजिए क्या हो रहा है। इट्स अगेन वही बाइपोलरिटी वाला सीन चल रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना बुली हो रहा है, अपनी टेंशंस हर बार एस्केलेट करता है, आइलैंड्स पे कब्जा कर रहा है, अमेरिका भी उसको इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जगह जगह हो रही हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए नैम क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो हो रहा है, तो वहाँ पे नैम अपना अच्छा रोल परफॉर्म कर सकता है। तो उसको कैसे ठीक करना है, ये बड़े चैलेंजेस हैं। ट्रेड को लेके प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज अमेरिका, इंग्लैंड इस प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन था वो खत्म होने की कगार पे आ चुका है। जो बड़ी बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल बॉडीज़ हैं, वो फेलियर की कगार पे बैठी हैं। जस्ट लाइक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब तो WHO भी उस लिस्ट में आने को तैयार है। तो ये बॉडीज अब ट्रेड ऑर्डर को उस ऑर्डर में नहीं रख पा रही हैं जैसा इनको होना चाहिए था। तो अब इस सिनेरियो में इसको कैसे ठीक करना है, ये नैम के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है, अगर ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब राइट नाउ पेंडेमिक के बाद अब पुराने वाले दिन आप भूल जाइए, 2019 को टाटा बाय बाय कर दो। अब द न्यू ग्लोबलाइजेशन वाला फंडा सामने आएगा कि किस तरीके से लोग एक्सटर्नली इंटरैक्ट करते हैं। तो उस ग्लोबलाइजेशन को हम किस तरीके से देखते हैं, तो ये भी एक आने वाले टाइम का चैलेंज है नैम के लिए। या आप कह सकते हो कि अगर इन पॉइंट्स पे हम लोग रेलेवेंट हो जाते हैं तो नैम फिर से स्ट्रेंथन हो जाएगा, या कुछ और पॉइंट। अब डिस्पाइट दीज इररेलेवेंट पॉइंट्स स्टिल नैम की किन 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 जगह पे रेलेवेंस है। अब आंसर लिखना है कि रेलेवेंस है, तो रेलेवेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर हमें म्यूचुअली मिलकर ऑप्ट करना है तो एक सबसे बड़ी ग्रुपिंग है वो यहाँ पे इन मुद्दों पे बात कर सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट की बात करनी है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट की बात करनी है, तो कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस बहुत बार फेल हो जाता है उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, तो नैम उस मुद्दे को उठा सकता है। वर्ल्ड पीस, इनका तो बेसिकली गाइडेड प्रिंसिपल ही पीस है, तो वहाँ पे अगेन एक 120 कंट्रीज का ग्रुप है। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर स्टेबलाइज करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज करना है, तो वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जो नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा, अब नया बनेगा पेंडेमिक के बाद, ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का वाटरशेड इवेंट है। तो वहाँ पे अगेन
नैम जो है वो रेलेवेंट हो सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जगह जगह हो रही हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जगह जगह हो रही हैं, तो वहाँ पे स्टिल दे कैन बी रेलेवेंस अगर ये मिलकर किस तरीके की बात करते हैं तो इन पॉइंट्स पे हम अपना रेलेवेंस वाला आंसर लिख सकते हैं। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज व्हाट कि अगर नैम को हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इंडिया बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर नैम में एक एक्टिव लीडर आज भी बन सकता है, तो किस तरीके से भारत या आसपास की कंट्रीज नैम को स्ट्रेंथन कर सकती हैं? आप इस आंसर को कमेंट कर सकते हैं, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भेज सकते हैं, हम उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।